फ्रेंड, आज इस क्लास में हम मियोसिस डिवीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने माइटोसिस डिवीजन के बारे में अध्ययन किया था। ये जो मियोसिस डिवीजन है इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस की खोज सर्वप्रथम फॉर्मर और मूर जो वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1905 में इसकी खोज की थी। किसकी? मियोसिस की, अर्धसूत्री विभाजन की। पहले जो अर्धसूत्री विभाजन को हमें समझना होगा तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? वह विभाजन जिससे बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है तथा उनकी संख्या 4 होती है पुत्री कोशिकाओं की। तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये अर्धसूत्री विभाजन कहां पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन समस्त जो यूकेरियोटिक जो जीव होते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में मियोसिस डिवीजन एब्सेंट होता है, वहां अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता। तो जितने भी यूकेरियोट्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें जब गैमेट्स का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, तो उस दौरान मियोसिस होता है। इसी प्रकार से जो स्पोर फॉर्मेशन होता है बीजाणुधानियों में, स्पोरेंजिया में स्पोर फॉर्मेशन होता है, वह भी मियोसिस डिवीजन के माध्यम से संपन्न होता है, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से संपन्न होता है। तो इस प्रकार से गैमेट्स का जो निर्माण होता है वो किसके माध्यम से संपन्न होता है? शुक्राणु का निर्माण किसके माध्यम से संपन्न होता है? मियोसिस डिवीजन के माध्यम से ही संपन्न होता है। तो इस प्रकार से इनसे बनने वाली जो पुत्री कोशिका है उनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। कितने जाएगी क्रोमोसोम्स की संख्या? आधी रह जाती है। जबकि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है? उनके जो पेरेंट सेल्स होती है उसके बराबर ही होती है। वहां पर माइटोसिस में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी होती थी? 2 होती थी। जबकि यहाँ पर मियोसिस में बनने वाली जो पुत्री कोशिकाएं, डॉटर सेल्स होते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? 4 होती है। अब हम इसको आगे देखते हैं, इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मियोसिस डिवीजन है, इस मियोसिस डिवीजन के एक प्रकार से इसको 4 अवस्थाओं में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? पहली जो स्टेज होती है वो इंटरफेज होती है, अंतरावस्था। तो जो इंटरफेज अवस्था, ऐसा माना जाता है कि इंटरफेज अवस्था भी 2 चरणों में होते हैं, इंटरफेज फर्स्ट, इंटरफेज सेकंड। लेकिन अधिकांशतः क्या होता है, जब टेलोफेज फर्स्ट समाप्त होती है उसके साथ ही क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मेन तो इनमें इंटरफेज अवस्था होते हैं, इंटरफेज फर्स्ट होते हैं। तो जब हमने जैसे माइटोसिस डिवीजन के दौरान पढ़ा था कि जो इंटरफेज अवस्था होते हैं, G1 होती है, S फेज होती है और G2 अवस्था होती है। ग्रोथ फेज फर्स्ट, सिंथेटिक फेज एंड ग्रोथ फेज सेकंड। तो जो ग्रोथ फेज फर्स्ट है, ग्रोथ फेज फर्स्ट में डीएनए संश्लेषण से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं उनका निर्माण वहां पर होता है, प्रोटीन्स का निर्माण वहां पर होता है, जो कि डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। सिंथेटिक फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है और डीएनए की प्रतिकृति के माध्यम से एक प्रकार से एक जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उससे 2 डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण वहां पर हो जाता है। इसी प्रकार जो G2 अवस्था होती है, G2 अवस्था में क्या होता है? प्रोटीन्स का निर्माण होता है, अमीनो एसिड्स का निर्माण होता है। प्रोटीन जो कि स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है, तर्कतंतु का निर्माण होता है, उसके लिए प्रोटीन का निर्माण ग्रोथ फेज सेकंड में होता है। और उसके बाद में अवस्था आपकी मियोटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो जो मियोसिस अवस्था फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट जो होती है, उसके बाद प्रथम अवस्था होती है। ये जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अवस्था है, इसमें एक प्रकार से वही प्रोफेज होगी, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये चारों अवस्थाएं वहां पर होती है। इनको हम एक प्रकार मियोसिस फर्स्ट है तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट में डिवाइड कर देते हैं। इनमें जो पाई जाने वाली जो प्रोफेज अवस्था होती है, ये प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी अवस्था होती है। क्या होती है? सबसे लंबी अवस्था होती है। कौन सी?
प्रोफेज फास्ट। ये जो प्रोफेज फास्ट होती है, इस प्रोफेज फास्ट को भी 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया था। 5 उप अवस्थाओं में, 5 सब स्टेजेस में इसको डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी होती है? पहली होती है लेपोटिनी, तनुसूत्र अवस्था। जो तनुसूत्र अवस्था होता है, इस दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं वो पतले पतले धागेनुमा संरचना में बदल जाते हैं, मतलब थिन लेयर स्ट्रैंड्स के रूप में यहाँ पर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और साथ ही पृथक पृथक रूप से उस केंद्र द्रव्य में क्रियोलिम्ब में ये पाए जाते हैं। तो ये जो भाग होते हैं, ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस केंद्रिका। और ये क्या होते हैं? ये क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेपोटिन अवस्था में एक प्रकार से जो क्रोमोसोम्स होते हैं पतले धागों में रूप में पाए जाते हैं। बाद में दूसरी अवस्था होता है जाइगोटिन। यहाँ पर क्रोमोसोम पढ़ते थे। जाइगोटिन में एक प्रकार से क्या होता है, युग्म का निर्माण होता है। तो एक प्रकार से ये क्या होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं काइनेटोकोर्स के माध्यम से क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। ये जो संरचना होती है इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये इसके अलग अलग 2 सिरे होते हैं। तो ये जो काइनेटोकोर्स के माध्यम से क्या होता है, युग्मन हो जाता है यहाँ पर, और एक प्रकार से युगल्स बायोवेलेंट्स का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये जो संरचना बायोवेलेंट्स है, दो के युगल में यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स आपस में पास पास आ जाते हैं। और इस प्रकार से ये जाइगोटिन अवस्था संपन्न होती है। और इसी दौरान क्या होता है, जो क्रोमोसोम जो पतले धागे होते हैं उनमें क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, सघनता आने लग जाती है। एक प्रकार से वो उनकी लंबाई कम होने लग जाती है और उनकी मोटाई बढ़ने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से बायोवेलेंट का निर्माण कब होता है, जाइगोटिन अवस्था में होता है। तीसरी जो सब स्टेज होती है वो होती है पैकेटिनी। ये जो पैकेटिन अवस्था होते हैं, पैकेटिनी मतलब पैकेट्स का मतलब होता है क्या, बिल्कुल पास पास आ जाना, मोटे हो जाना क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, युगल जो होते हैं मोटे हो जाते हैं, उनकी मोटाई बढ़ जाती है, लंबाई कम हो जाती है। और इस अवस्था में जब यहाँ बायोवेलेंट बढ़ चुके हैं तो इस दौरान ही क्या होता है, इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है। क्या होता है यहाँ पर, जीन विनिमय होता है। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये दोनों तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमेटिड्स है, ये क्रोमेट्स है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कब पाएंगे, एक प्रकार से यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स में बढ़ जाता है, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स में बढ़ जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, तो यहाँ पर दोनों क्रोमेटिड्स पढ़ता हो गए काइनेटोकोर्स के माध्यम से। तो ये जो नॉन सिस्टर है, दोनों अलग अलग काइनेटोकोर्स के जो अलग अलग जो क्रोमेटिड्स होते हैं, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्या होता है, जीनों का आदान प्रदान होता है। तो जीनों का आदान प्रदान होने के कारण से उनमें एक प्रकार से अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स वहां पर आ जाते हैं। तो ये जो पैकेटिन अवस्था में इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, जीनों का आदान प्रदान हो जाता है और या साथ ही क्रोमोसोम पैकेट्स नुमा संरचना ग्रहण कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है डिप्लोटिन अवस्था। डिप्लोटिन अवस्था के दौरान क्या होता है कि जहां पर इनमें क्रोमोसोम्स का एक प्रकार से जीन क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जीन विनिमय हुआ था, उस जीन विनिमय के साथ ही वो जो क्रोमेटिड्स होते हैं पृथक पृथक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जहां पर पृथक पृथक होना स्टार्ट होता है वहां पर काइज्मा का निर्माण होता है। क्या बन जाते हैं, काइज्मा। तो काइज्मा की जो संरचना होती है, वो संरचना का निर्माण इस प्रकार काइज्मा कैसे होती है, इस प्रकार की संरचना होती है, एक्स टाइप में संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। काइज्मा का निर्माण यहाँ पर होता है। तो एक प्रकार से जो काइज्मा का निर्माण कहाँ होता है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है। तो डिप्लोटिन अवस्था के दौरान इस प्रकार से ये क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड्स होते हैं, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वो पृथक पृथक होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सब फेज होती है इसकी डाइकाइनेसिस। कौन सी होगी, डाइकाइनेसिस। ये जो डाइकाइनेसिस है, इस डाइकाइनेसिस के दौरान क्या होगा कि जो काइनेटोकोर्स होते हैं वो काइनेटोकोर्स डिवाइड हो जाता है, पृथक होता है, सेपरेट हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो जहां पर जो एक काइनेटोकोर्स था, वो काइनेटोकोर्स में क्या होता है, ये पृथक दोनों काइनेटोकोर्स जो पास पास आए थे उसमें टर्मिनलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। दोनों क्या होता है, इस प्रकार से इनमें इस प्रकार से ग्रोथ होती है, मतलब मध्य भाग से काइनेटोकोर से जो सिरे जो होते हैं उधर की ओर क्या होता है, इस प्रकार से पृथक पृथकन होने लग जाता है। जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ, काइज्मा का निर्माण हुआ,
उसके साथ अब ये क्रोमेटिड्स काइनेटोकोर्स के साथ साथ क्या होता है, दूर दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो और इस दौरान डाइकाइनेसिस के दौरान अब तक हम लेपोटिनी, जाइगोटिनी, पैकिटिनी और डिप्लोटिनी जो 4 सब स्टेज है, इस दौरान यहाँ पर इनमें सभी में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वो बाद में डाइकाइनेसिस के दौरान क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो रहती है लेकिन न्यूक्लियोलस क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है, मतलब वो और वहां से अदृश्य हो जाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जब मेटाफेज स्टेज में प्रवेश करती है तो मेटाफेज स्टेज के दौरान भी क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, उसमें नहीं पाए जाते। तो ये जो मेटाफेज के दौरान क्या होता है, ये जो युग्म बने हुए हैं इनके क्रोमोसोम्स के, क्रोमेटिड्स के, ये क्या होता है, एक प्रकार से जो मिडल प्लेट होती है, मध्य पटलिका होती है, एक प्रकार कोशिका के मध्य भाग में आकर के क्या होते हैं, वहां पर आ जाते हैं और ये इस प्रकार से संरचना मिडिल प्लेट का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। इसका संरचना क्या कहेंगे, मिडिल प्लेट कहते हैं, जहां पर क्रोमोसोम्स के पाए जाने की सबसे ज्यादा संभाव्यता होती है। तो इस दौरान क्या होता है, इसमें इस प्रकार से स्पिंडल फाइबर का तर्कोतंतु का निर्माण हो जाता है, 2 ध्रुव बन जाते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, 2 प्रकार के ध्रुव बन जाते हैं। तो 2 पोल बन गए, दोनों पोलों से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, तर्कोतंतु बन जाते हैं और इन तर्कोतंतु के माध्यम से ये काइनेटोकोर्स जुड़ जाते हैं। ओके, तो काइनेटोकोर जुड़ने के साथ साथ अब इस प्रकार से मेटाफेज अवस्था संपन्न होती है। तो ये जो मेटाफेज अवस्था होती है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता, इसी प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता है और क्रोमोसोम जो बायलेंट होते हैं, युग्म होते हैं, कहां पर होते हैं, उसकी मिडल प्लेट पर स्थित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है, वो होती है एनाफेज। कौन सी स्टेज होगी, एनाफेज फर्स्ट। इस एनाफेज फर्स्ट के दौरान क्या होता है, ये काइनेटोकोर्स के माध्यम से जब तर्कोतंतु ध्रुव से जुड़ जाते हैं तो ध्रुव एक प्रकार से तर्कोतंतु क्या होते हैं, आपस में क्या सिकुड़ते हैं, तो एक प्रकार से खिंचाव महसूस होता है और इस प्रकार की ये तर्कोतंतु काइनेटोकोर सहित एक प्रकार से क्रोमेटिड्स के बिना पृथक हुए, क्रोमेटिड्स के बिना पृथक हुए दोनों क्रोमेटिड्स एक प्रकार से काइनेटोकोर से जुड़े हुए दोनों क्रोमेटिड्स हैं, वो एक साथ ही एक ध्रुव पे चले जाते हैं, दूसरे ध्रुव पर चले जाते हैं। अतः इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। जबकि माइटोसिस डिवीजन के दौरान क्या होता है, यहाँ पर जो काइनेटोकोर्स होता है इसका भी डिवीजन होता है, तो एक प्रकार से एक क्रोमेटिड से एक ध्रुव बन जाता है, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे ध्रुव बन जाता है। जबकि यहाँ पर दोनों क्रोमेटिड्स एक ही ध्रुव पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार जहां पर 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो 6 क्रोमोसोम्स एक प्रकार से 3-3 क्रोमोसोम्स के 2 भागों में बट जाते हैं और क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। इस प्रकार से ये एनाफेज स्टेज फर्स्ट संपन्न होती है। एनाफेज स्टेज के बाद में आते हैं, नेक्स्ट आते हैं टेलोफेज अवस्था। इस टेलोफेज अवस्था के दौरान क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम तर्कोतंतुओं के माध्यम से दोनों ध्रुव पर पहुंच जाते हैं और दोनों ध्रुव पर पहुंचने के बाद इनमें क्लीवेज एक प्रकार से जो यहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता, बल्कि क्या होता है टेलोफेज अवस्था के दौरान अब यहाँ पर क्या होता है, जो क्रोमोसोम दोनों ध्रुव में पहुंच गए, दोनों ध्रुव पहुंचने के बाद में यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस क्या होते हैं, प्रेजेंट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देने के साथ ही इसकी टेलोफेज स्टेज की जो अंतिम अवस्था होती है उस दौरान क्या होते हैं, वहां पर न्यूक्लियोलस भी पाई जाती है। और इस प्रकार से एक जो कोशिका होती है, उस कोशिका के माध्यम से 2 पुत्री कोशिका यहाँ पर बन चुकी हैं इस स्टेज में, टेलोफेज के लास्ट स्टेज में। अब टेलोफेज के लास्ट स्टेज में एक प्रकार से 2 पुत्री कोशिकाएं बन गए और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है, यहाँ पर आधी होती है। इसके बाद ये जो कोशिका होती है, टेलोफेज के दौरान बनी हुई जो दोनों कोशिकाएं होती हैं, ये एक प्रकार से मियोसिस सेकंड में एंट्री कर जाती हैं, मियोसिस सेकंड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और मियोसिस के अंदर प्रवेश करने के बाद एक प्रकार से मियोसिस सेकंड स्टार्ट होती है और मियोसिस सेकंड बिल्कुल एज इट इज जिस प्रकार से माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्र विभाजन होता है, समसूत्र विभाजन के समान ही प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड संपन्न होती हैं और एक कोशिका के माध्यम से 2 पुत्री कोशिकाएं वहां पर बन जाती हैं। तो जो 2
जो टेलोफेज पक्ष में जो 2 पुत्री कोशिका बनते हैं, उनके माध्यम से 4 कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर अंततोगत्वा मियोसिस डिवीजन के दौरान वहां पर होता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एक प्रकार से ये जो लास्ट की स्टेज होती है मियोसिस सेकंड, वो एक प्रकार से कैसे संपन्न होती हैं, माइटोसिस डिवीजन के समान संपन्न होते हैं। तो एक प्रकार से वहां पर जो एनाफेज अवस्था होती है, एनाफेज अवस्था के दौरान काइनेटोकोर डिवाइड हो जाता है और डिवाइड हो 3 जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स में चले जाते हैं। इस प्रकार से इस विभाजन के माध्यम से जो आपकी पेरेंट सेल्स में जो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी तुलना में उनकी जो डॉटर सेल्स होते हैं उन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है, 3 होती है। और डॉटर सेल्स की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और लास्ट में क्या होता है, जब टेलोफेज सेकंड बाद में जब टेलोफेज सेकंड संपन्न होती है तो टेलोफेज के बाद में एक प्रकार से यहाँ साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव्यों का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्यों का विभाजन जिस प्रकार से माइटोसिस डिवीजन पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्लीवेज के माध्यम से होता है और यहाँ पर मिडिल प्लेट के माध्यम से प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस संपन्न होता है। और इस प्रकार से ये मियोसिस डिवीजन की जो प्रोसेस होते हैं वो संपन्न होती है। थैंक यू।